out an opinion poll. नमस्कार। हम लोग हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए इस समय हिमाचल प्रदेश आए हुए हैं, शिमला में हैं। और इस दौरान हमने जो कवरेज की है, हमारी रिपोर्ट्स भी आपने तमाम देखी होगी, हमारी दिखेगी आपको, मॉर्निंग शो आप तक पहुंचेगा। आज हम जहां बैठे हैं ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी का कमेटी का दफ्तर है और हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका नाम है राजीव शुक्ला। राजीव जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका। धन्यवाद। तो बहुत सारे सवाल हैं और मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि बहुत मज़ेदार चीज़ें भी आपको जानने को मिलेंगी, क्योंकि राजीव जी बतौर राजनेता हैं, उससे पहले बतौर पत्रकार भी हैं और न्यूज़ लॉन्ड्री में हम लोग पत्रकारों से बहुत विशेष रिश्ते रखते हैं, तो वो बातें भी आपको जानने सुनने को मिलेंगी। पर मेरा पहला सवाल है राजीव जी आपसे कि आपको एक मैग्नेट की तरफ तौर पर देखा जाने लगा है पार्टी में, जिसको हिंदी में संकट मोचक जैसे भूमिका में देखा जाने लगा कि लगभग सबके बीच में एक सामंजस्य बनाना, कोऑर्डिनेट कर देना, और फिर क्योंकि ये एक बड़ी ऊपर से कही जाने वाली एक समझने वाली बात रहती है हमेशा कि कांग्रेस के अंदर बहुत फैक्शनिज्म है, कई अलग अलग गुट हैं प्रदेशों में, जिसकी वजह से खींचतान मची रहती है और पार्टी में वो जो एकजुट होकर सामने आती है लड़ाई के मौके पर वो नहीं हो पाता। तो आपने इस बार वो काम किस हद तक किया और ये काम करना कितना मुश्किल या कितना आसान है आपके लिए? देखिए, संकट मोचक नाम तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा शुरू से कुछ उसूल है और शायद मुझे लगता है जो मेरी पत्रकारिता की बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, उसकी वजह से ही होगा। क्योंकि जब आप पत्रकार होते हो तो आप सभी से मिलते हो, सभी से रिश्ते आपके होते हैं। किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी के अंदर 4 गुट हो, 4 गुट के लोगों से भी आपकी जान पहचान होगी। तो जो रिश्ते होते हैं उसके आधार पे आपकी एक जान पहचान रहती है। और मेरे अपना आई ऑफन से दैट पॉलिटिक्स इज़ नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड्स। लोगों के सोच, लोगों के दिलो दिमाग का प्रबंधन ही राजनीति है। क्योंकि इसमें जो आते हैं, लोगों की इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, कुछ डेस्परेट होते हैं, कुछ शांत होते हैं, कुछ बहुत जल्दी पद पाना चाहते हैं, एक पद के लिए 10-10 लोग कोशिश करते हैं। तो उनमें सामंजस्य आप कैसे बिठाते हो, सबको कैसे संतुष्ट करते हो, यही एक कला है जिसके आधार पर आप पार्टी चला सकते हो और पार्टी में जहाँ भी आपको जो जिम्मेदारी मिले उसका निर्वहन कर सकते हैं। अगर उन लोगों को आप जो है, आपने उनको लोगों को समझा बुझा के और इकट्ठा कर लिया तो आपकी जीत है। और आपने कुछ ऐसा व्यवहार रखा कि जिससे वो नाराज़ हो गए, झगड़ा हो गया, ये हो गया, तो पार्टी का नुकसान। तो असली बात यही है कि कैसे इनके सबके दिमागों को जो है, आपने दिल दिमाग वाली बात बड़ी महत्वपूर्ण कही। आपको लगता है कि इस समय इस काम में सबसे बड़ी महारत जिस व्यक्ति को है उनका नाम नरेंद्र मोदी है? लोगों के दिमाग को समझना, उनको उसके हिसाब से मैनेज कर पाना, प्रबंधित कर पाना, जिस प्रबंधन की आप बात कर रहे हैं। नहीं, उनका जो था कि उन्होंने बड़ा संघर्ष करना पड़ा। चाहे वो जब मुख्यमंत्री बनने की बात हो या पार्टी के अंदर, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। उनके बड़ा गुजरात में बड़ा विरोध करते थे, हर जगह लोग विरोध करते थे। फिर जब उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की बात आई तो कितना विरोध हुआ, अडवाणी जी से लगा के तमाम लोगों ने, लेकिन वो फिर भी उन्होंने कुशलता जो है, सफलता हासिल की कि वो उस मुकाम तक पहुँचे। तो ये तो है, हर एक को, हर व्यक्ति को ये करना पड़ता है। और उस दृष्टि से वो इंदिरा जी का मैनेजमेंट अगर आप देखें तो CPI तक को भी साथ लेके चलती थी, है ना। राजेश्वर तब होते थे CPI की है, और कैसे कैसे मैनेज करती थी। तो शुरू में था 67 की क्राइसिस, अगर आपको याद हो, तो ये तो है ही, मैनेज करना पड़ता है। या न्यूक्लियर डील पर जब नरसिम्हा राव इनकी सरकार गिर रही थी, मनमोहन सिंह जी की, तो जो मैनेजमेंट हुआ था, अहमद पटेल की कला थी, उस समय उन्होंने सारी मैनेजमेंट किया था, सोनिया जी ने उनको गाइड किया था। तो ये तो बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स में, यही तो है। तो लगता है कि आपकी पार्टी इस समय, जैसे कई सारे चुनाव हारी पार्टी, लगातार 2014 के बाद कई शिकस्त मिली है, तो वो जो प्रबंधन की जिस कला की बात आप कर रहे हैं, जो सोनिया जी तक चलती रही, वो अभी थोड़ा कमज़ोर हो गई है? नहीं, मेरा अपना मानना है कि हर पार्टी का एक फेज आता है। क्या आपको पता है कि जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर पहुंच गई थी? हाँ। क्या था? और फिर इसके बाद वक्त बदला, 2 से जो है 70 पर पहुंचे, 70 से 170 पर पहुंचे और 300 तक पहुंचे। तो ये एक फेज है और मुझे लगता है ये फेज जल्दी समाप्त होगा। कांग्रेस
कितनी ओरोच पड़ी कि 415 सीट लोकसभा में आती रही, वो सारे प्रांतों में सरकार रही। आप लेकिन 1984 की आज बात के कर रहे हैं। फेज में लोगों ने दूसरों को मौका दिया, फिर लोग कांग्रेस को मौका देंगे, तो ठीक ये है। इस स्थिति में परिवर्तन होगा। इस स्थिति स्थायी नहीं रहने वाली, कांग्रेस फिर से एक बार पूरे भारत पर छाएगी। तो मैंने वहीं से फिर से एक और सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जहाँ से मैंने शुरू किया था कि फैक्शनलिज्म वाला मसला बहुत है। आनंद शर्मा जी के बारे में कहा जाता है कि बड़े नाराज़ हैं, क्या हैं, और भी एक दो नेता हैं। अब ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, सब लोग सेम पेज पे हैं। देखिए, मुझे एक क्योंकि उनकी बड़ी भूमिका ऐसी दिख नहीं रही पार्टी है आनंद बता शर्मा जी। दीजिए, एक ऐसी पार्टी बता दीजिए जिसमें लोग नाराज ना होते हैं, जिसमें फैक्शनिज्म ना, गुटबाजी ना हो। एक पार्टी का नाम ले दीजिए, जी, एक का भी नाम आप नहीं ले पाएंगे। सब में यही है, जहाँ जो है लोगों की महत्वाकांक्षाएं, वहाँ टकराव होते हैं, तो वो रहता ही है हर जगह। उसको आप किस हद तक ख़त्म कर पाती है, आपका ही है। जी, तो निश्चित रूप से हमारे पास एक बहुत टावरिंग लीडर, बहुत बड़ी व्यक्तित्व था वीरभद्र सिंह जैसा। उनके रहते कहीं कोई समस्या नहीं थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर थे यहाँ पे। उनकी मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा संकट पार्टी के सामने खड़ा हुआ। तो जो हमारी दूसरी लीडरशिप थी, ऑब्वियसली सबकी आकांक्षाएं रहती हैं लेकिन यहाँ पे स्थिति हुई, सबके बातचीत करने के बाद सब मिलजुल के चल रहे हैं। ये और बड़ी आनंद शर्मा जी वाली बात भी जो जी, कह रहे हैं, उनसे भी हमारी कई राउंड बात थी। वो भी पूरी तरह से पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं। झगड़ा जहाँ है, बागी उम्मीदवार जहाँ है, घमासान जहाँ है, वो भाजपा है। जहाँ उनके बड़े बड़े नेता भी नाराज हैं। 21 सीटों पे तो डायरेक्ट बागी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, जो उनकी 21 सीटें खराब करेंगे। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन आपने बड़ी ईमानदारी से थोड़ा अपरोक्ष तरीके से इस बात को माना कि भाई कहीं ना कहीं कुछ उठापटक थी। अब वो किस हद तक होगी वो हम चुनाव के बाद देखेंगे। लेकिन आपने नहीं, हमारे यहाँ भी लोगों में था, सबकी महत्वाकांक्षाएं थी, और यही सवाल बार बार मीडिया उछालता था कि क्या कांग्रेस के नेता एकजुट रहेंगे। लेकिन आज सारे कांग्रेस के नेता एकजुट हैं। उपचुनाव में सारे नेता एकजुट रहे। हमने 4 उपचुनाव जीते, 3 विधानसभा, 1 लोकसभा। पिछली बार जब हमने आप इंचार्जशिप संभाली थी तो 74% हमारे सामने आंकड़ा रखा गया कि बीजेपी को 74% वोट मिला है लोकसभा में जी, और 26% कांग्रेस को मिला था। इतना भारी अंतर था। उसके बाद हमने 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जीते और 4 बाई इलेक्शन जीते, जिनमें मंडी लोकसभा भी थी। तो हम 4.5 लाख से हारे थे। वो 4.5 लाख कवर किया, उसके ऊपर जीत दर्ज की। पर मैं फिर एक सवाल, आपने बीच में एक बात का जिक्र किया कि कैसे वीरभद्र सिंह जी के जाने के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और पार्टी उससे को अभी भी ऐसा देखने में आ रहा है कि उनके जाने से जो खालीपन पैदा हुआ था, एक नई लीडरशिप, एक नया चेहरा पार्टी नहीं खोज पाई है जो कि उनके स्थान को भर सके। और ये कांग्रेस के लिए इस चुनाव में एक बड़ा सेटबैक बन सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि कोई स्थायी नहीं। तो वो जो है, उनके जाने के बाद एक वैक्यूम आया, तो हमने उसको तुरंत भरा सामूहिक नेतृत्व जी। और हमने जो एक ट्रियो क्रिएट किया, एक त्रिमूर्ति जो मैंने बनाई, उसने उस वैक्यूम को भर दिया। वो त्रिमूर्ति थी वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, विधानसभा में जो दहाड़ते थे शेर की तरह मुकेश अग्निहोत्री नेता विधायक दल के रूप में, और संगठन का व्यापक अनुभव रखने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू कैंपेन कमेटी के चेयरमैन कर। अब ये त्रिमूर्ति, और उसके साथ हमारे बहुत वरिष्ठ धनीराम सांडल्य जी, वो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन। तो इस तरह से हमने उस गैप को त्रिमूर्ति बना के भर दिया और एक सामूहिक नेतृत्व हमें चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका जनता में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो ये एक कांग्रेस के पुराने पैटर्न से थोड़ा शिफ्ट है कि कलेक्टिव लीडरशिप की आप बात कर रहे। पहले ऐसा होता नहीं था, अब चेहरे के ऊपर नहीं, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में कई राज्यों में कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश चुनाव जो हम पिछला जीते थे, बाद में बीजेपी ने तोड़ के विधायक ले गए। अदरवाइज जो कलेक्टिव लीडरशिप में जीता गया था, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी कलेक्टिव लीडरशिप थी। ये राजस्थान में अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट कलेक्टिव लीडरशिप थी। छत्तीसगढ़ में पूरी कलेक्टिव लीडरशिप थी। चीफ मिनिस्टर का चयन भूपेश बघेल जी का बाद में हुआ था। जी जी। जो कुछ लीडरशिप के अलावा एक बड़ी चीज़ है जो आपकी योजनाएं हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाह रहा हूँ। आपने 10 सूत्री एक एजेंडा आज अखबारों में बड़े स्तर पर उसका विज्ञापन भी था। 10 पॉइंट्स के वादे आपने किए हैं, जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली है, 1500 रुपये हर महिला को नगद देने की बात है, 5 लाख नौकरियों का वादा है। ये जो वादे हैं,
इनको पूरा करने की जो का रोड मैप है ये क्या है? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि पैसे के टर्म में, इकोनॉमी के टर्म में ये पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि नहीं, बहुत अल्टीमेटली बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, जी बहुत अच्छा सवाल। और मैं इस देश का योजना मंत्री रहा हूँ, और हम इन्हीं स्कीम से ही, और ये जो मैनेजमेंट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट के खर्च का, उसी का काम हमने योजना आयोग में बैठ के देखा और किया। तो मुझे सारा पता कि इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे उसी समय देश में 164 स्कीम थी, उसको हम लोगों ने चतुर्वेदी कमेटी बना के उन स्कीम्स को कम किया। पैसे की कोई कमी नहीं, सवाल ये है कि पैसे आप किस योजना पे खर्च कर रहे हैं। हमने 10 गारंटी दी, क्योंकि हमेशा घोषणा पत्र बाद में आता है, तो हमने 3 महीने पहले 10 गारंटी जारी कर दी। जिसमें पहली गारंटी थी ओल्ड एज पेंशन स्कीम, उसको हम लागू करेंगे। 1500 रुपये 18 से 60 साल की महिलाओं को देंगे हम, और इसके बाद 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है। 1 लाख सरकारी नौकरियां, क्योंकि 63,000 नौकरियों के पद ऑलरेडी खाली पड़े, हाँ, कोई कठिन काम नहीं है। और इसके अलावा हम 4 लाख रोजगार और जनरेट करेंगे, पैदा करेंगे। नहीं, आप तो ये बता रहे हैं 5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। फिर हमने 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड की बात कही है, हाँ, स्टार्टअप का जिसमें हम 10 करोड़ रुपए हर जो है विधानसभा क्षेत्र में युवाओं को देंगे कि वो अपना काम धंधा शुरू करें, क्योंकि वो बिना ब्याज के होगा, उसको कोई ब्याज नहीं लगेगा। अच्छा, है ना, उनको मूलधन ही सिर्फ जो है वो होगा, और इससे वो अपना काम शुरू करते हैं, बहुत बड़ी राहत उनको मिलेगी। इसके अलावा गोबर, गाँव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रोग्राम है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया कि 2 रुपये किलो वो गोबर खरीद रहे हैं। हिमाचल में भी समस्या ये है कि यहाँ भी छुट्टा या आवारा जानवरों और पशुओं का बहुत समस्या है। जो जानवर दूध नहीं देते लोग उनको सड़क पे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारी इस योजना से क्या होगा कि जो जानवर दूध नहीं दे रहा उसको भी लोग अपने घर में रखेंगे, क्योंकि उसका रोज का उनको काम ही नहीं, आप बैठे आराम से और ये 2 तो रुपये आपका गोबर बिक रहा। ये योजना तो आपने बता दी, लेकिन इसमें पैसा एक्सपेंडिचर जो आएगा, इसमें खर्च तो जो प्रॉफिट होगा है, वो कहाँ से आएगा? ये रेवेन्यू जनरेशन है। मैं आपको बताता हूँ छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। गोबर की स्कीम, मतलब गोबर की स्कीम का रेवेन्यू जनरेशन आपको बता रहा हूँ मैं। 2 रुपये किलो के हिसाब से जो है गोबर खरीद रहे हैं लोग। वो जानवर जो सड़क पे तब घर में रखने लगे, उनको चारा खिला रहे हैं ताकि गोबर ज़्यादा हो। वो जो 2 रुपये किलो का गोबर आता है, जी, उसको जो है वो एक सेंटर उन्होंने जगह जगह बनाए हुए हैं, वहाँ गोबर इकट्ठा किया जाता है, उससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं। उस वर्मी कंपोस्ट खाद को 5 गुने दाम पे छत्तीसगढ़ सरकार बेच रही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार को भारी आमदनी हो रही है गोबर से। अच्छा। और जो है, और लोगों को जो है वो गोबर मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है गाँव वालों को गोबर बेच के। उन्होंने इसी, जब वो सफल हुई स्कीम, तो उन्होंने दूसरी स्कीम शुरू की पेशाब खरीदने की। तो अब मूत्र खरीद रहे हैं, गौमूत्र, भैंस मूत्र, भैंसा जो भी जानवर है उसका मूत्र वो ले रहे हैं 4 रुपये लीटर में, और उसमें जो है वो जड़ी बूटियाँ मिलाते हैं और कुछ केमिकल डाल के उसका पेस्टिसाइड बना रहे हैं। 70 रुपये लीटर बिक रहा पेस्टिसाइड वो, क्योंकि वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, लोग फसलों में डाल रहे हैं। तो 4 रुपये लीटर, प्रोसेसिंग में 2 रुपये, और मान लो 6 रुपये में जो बोतल तैयार हुई 1 लीटर की, वो 70 रुपये मिल रही। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कम से कम जो है 64 रुपये पर लीटर फायदा हो रहा। तो रेवेन्यू बढ़ रहा, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा। मुझे मुख्यमंत्री जी ने बताया, बघेल साहब ने, कि एक लड़की थी वहाँ छत्तीसगढ़ में, उसको मिल गई उनको, वो सरकारी नौकरी में थी। उसने एक लड़के से शादी कर ली जो ये गोबर, गांव में गोबर बेचता था, मतलब गोबर उसका जानवर गोबर बेचता था। तो उन्होंने कहा कि तुमने इससे क्यों शादी कर ली बेटी, तुम्हें तो कोई सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी मिल जाता, तुम्हारी तनख्वाह और सब वो में। उसने कहा साहब ऐसा है कि मैंने जब इसकी बैलेंस शीट देखी तो 90 लाख का गोबर इसने 1 साल में बेचा है। अच्छा। और उस पर कोई टैक्स है नहीं, न जीएसटी है न टैक्स है गोबर बेचने पे। तो इसकी आमदनी तो 90 लाख है। वो नौकरी जो मिलेगी वो 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये महीने वाले लड़के मिलेगी। तो इसकी तो बड़ी पैसे की कमाई है, उससे शादी कर ली। तो ये जो गाँव की इकॉनमी अर्थव्यवस्था बढ़ी है, ये योजनाएं बहुत कारगर है। मैं 2 और सेब एक उसमें भी है, हाँ, कि फलों, सेब और सब्जियों के बागवान कीमत तय करेंगे, क्योंकि लोग बड़े कार्टेल बना के उनको बहुत सस्ती कीमत में देती। इस बीजेपी की सरकार ने 18% जीएसटी लगा दी है सेब पे, जो यहाँ की सबसे बड़ी आमदनी। आपको पता सेब क्यों आया? पर जीएसटी तो अब आप भी नहीं खत्म कर सकते ना सर। हम जो स्टेट का कंपोनेंट है, निश्चित रूप से उस पर हम काम कर सकते हैं अगर हमारी सरकार आती है। पर आपने अभी वादा कुछ नहीं किया है। स्टेट का जीएसटी का राहत देंगे, मैंने बोला है कि हम स्टेट में जीएसटी में राहत देंगे, क्योंकि अगर हम इस तरह से लगाएंगे सेब, ये देखिए सेब ही हिमाचल में आया कहाँ से आपको पता है? अभी कांग्रेस की देन है।
जो हमारी अध्यक्ष होती थी विद्या स्ट्रोक्स, जो मिनिस्टर भी होती थी, उनके जो ससुर थे वो अमेरिकन थे। वो अमेरिका से सेब का बीज लाए थे और आज हिमाचल की इकोनॉमी में सेब सबसे बड़ा हाँ, हजारों करोड़ों का योगदान सेब के बिजनेस के भी कांग्रेस की देन है यहाँ पे सेब का। ये तो एप्पल एक बहुत बड़ा यहाँ सोर्स है, खासतौर से अपर हिमाचल में, और उसमें जो है जीएसटी लगा के बहुत लोग परेशान हैं। सर मैं दो योजनाओं पर ख़ास तौर पर आपसे बात करना चाह रहा था। एक तो ओपीएस की स्कीम है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है आपकी योजना में, आपके अभी तो मैनिफेस्टो नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने, और प्रियंका गांधी जी ने अनाउंसमेंट भी कर दी है कि आप फिर से उसको लागू करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में जो सबसे बड़ा आरोप लगता है ये कि उसको हटाया भी आप ही की सरकार ने था, तो अब आप उसको लागू करने की बात करके ये दो तरफा खेल रही है। इसको हटाने का प्रस्ताव वाजपेयी जी की सरकार में आया था, अटल जी की सरकार के पर स्टेट में वो अटल जी की सरकार के समय प्रस्ताव आया था, उसमें जो स्टेट का हिस्सा था वो केंद्र ने लेना शुरू किया और उसके अंदर उसको यूटिलाइज करना शुरू किया। हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह ओपीएस स्कीम लागू होगी। स्टेट अपना कंपोनेंट ये रख रही, उनकी पेंशन उनको जाने लगी है। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों के इंटरव्यू आप राजस्थान से मंगा लीजिए कि जिसमें उनको पेंशन उनकी पहुंचने लगी अकाउंट में। तो हमने छत्तीसगढ़ राजस्थान दोनों जगह लागू करके दिखाया है। और हम हिमाचल में पहले दिन ही मुख्यमंत्री जो बनेगा कांग्रेस का, वो ओपीएस लागू करेगा। तो यही जो आरोप है कि वीरभद्र सिंह के टाइम पे वो हटा और अब आप वीरभद्र सिंह ने, तो केंद्र सरकार का डिसीजन था, कांग्रेस का नहीं। केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया और केंद्र सरकार ने उसको हटाया। अटल जी के ज़माने में हुआ था ये। और दूसरी स्कीम एक जो है, जो बहुत चर्चा में रही, अग्निवीर योजना के बारे में आज प्रियंका गांधी जी बोल रही थी कि वो अग्निवीर योजना को वापस लेने की। ये तो हमारा नेशनल स्टैंड है कि अग्निवीर जो है वो बिल्कुल गलत योजना है। पर सर ये यहाँ पर चूंकि 18 साल में लड़के को भर्ती करेंगे, 22 साल में बेरोजगार हो जाएगा, ये तो विचित्र बात है। जो मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये जब आप इसको हटाने की बात कर रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है नहीं, राज्य के चुनाव में इस मुद्दे को करना एक तरह से मतदाता को केवल बस एक झुंझुना पकड़ाने वाला झुंझुना पकड़ाने। हमारी सरकार उसका विरोध करेगी अग्निवीर योजना का। और जो वो हैं यहाँ पे तमाम वैकेंसीज ऐसी हैं कि जो हमारे रिक्रूट्स हैं जो रिटायर हुए आर्मी से जगह, उनको सहायता देने का प्रियंका जी ने ऐलान किया है कि कैसे बोर्ड बनेगा जो उनको नौकरियों में जगह जगह कल्याण बोर्ड होते हैं, सैनिक कल्याण बोर्ड, उनमें नौकरियां देंगे। और राज्य सरकार उनको खपाएगी। जो अग्निवीर बेचारे बच जाए हैं कि बेरोजगार हो जाएंगे, हम उनको मौका देंगे। आपने चूँकि कहा कि कलेक्टिव लीडरशिप तो बन गई है जो चुनाव मिल के लड़ रही कई मोर्चों पर चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं। मैंने कहा ना आपको, हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ रहे हैं। सामूहिक पर मुख्यमंत्री तो कोई एक ही बनेगा। सामूहिक नेतृत्व में जीतेंगे और इसके बाद विधायकों की राय लेके मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, हाईकमान बनाएगा। अब मैं एक सवाल सर मीडिया से रिलेटेड पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ टाइम पे यहाँ पर हिमाचल में भी, जहाँ पर दूसरी सरकारें हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में देखें या फिर और राजस्थान की भी सरकार को देखें, बीजेपी की सरकारों को, मीडिया को लेकर रवैया बड़ा एक हॉस्टाइल सा हो गया है। यहाँ पर भी हमने देखा कोविड के टाइम पे एक सिरे से पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने जब भूपेश बघेल का चुनाव कैंपेन चला तो उन्होंने वादा किया था कि वो पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे, जीत गए। उसके बाद उस पर बातचीत होती रही, चर्चा होती रही, वो कानून अभी तक देखिए हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है, उसमें आप देखिएगा मैनिफेस्टो में हमने इसका प्रावधान भी रखा है। वो मैनिफेस्टो जारी होगा। ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि खुद आप पत्रकारों की मदद का, लेकिन ये एक समस्या, एक संकट है जो भाजपा ने पैदा किया है कि जो पत्रकार उनके हक में नहीं है, उनको समर्थन नहीं करता है, उनकी प्रशंसा नहीं करता और उनका विरोध करता है, उस पत्रकार को या तो जेल में डाल देते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। इसमें हम अपने यहाँ हिमाचल में सरकार बनेगी तो हिमाचल में हम किसी पत्रकार को परेशान नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र में आप ही की सरकार गठबंधन की थी, वहाँ पर भी पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई। राजस्थान की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। नहीं ऐसा नहीं मामलों में वो केस टू केस अगर आप देखें तो कई बार क्या होता है ना कि अगर आप केस की उसमें जाएं तो 2 पत्रकारों को गिरफ्तारी के लिए दिल्ली आ गई। उसमें ऐसा नहीं है कि सरकार की आलोचना पे पत्रकार बंद हो गए। वो कुछ और बात हो सकती है और इशू हो सकता है। पत्रकार भी ऐसा तो है नहीं कि ब्रह्मलोक से आए हैं।
उनसे भी तो गलतियां हो सकती हैं, पर कुछ वो ऐसी गलती media freedom जो उसमें तो- कानून के तहत। लेकिन जहाँ तक फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है, उसमें जो है हम पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अगर कहीं दुरुपयोग इस तरह से है कि उससे जो है, आप भी पत्रकार भी कहते हैं कि नहीं गलत हुआ है, पत्रकारों के खिलाफ आजकल कितना लिखा जा रहा है, क्या वो लिखा जाना चाहिए? किसी भी पत्रकार के बारे में कुछ भी लिख, हमारे ज़माने में मैं भी पत्रकार था 20 साल, कोई पत्रकार किसी पत्रकार के खिलाफ लिखते नहीं था, बोलते नहीं था। आज तो खुलेआम बोल रहे पर हैं। हम लोग जैसे की मजबूरी है सर, हम लोग न्यूज लॉन्ड्री में केवल जैसे मीडिया के बारे में ही जैसे बात करते रहते राजनीतिक दल लड़ते हैं, वैसे पत्रकार लड़ रहे हैं, गुट बने हुए पत्रकारों के। हैं। जी जी। पत्रकारों में जितनी लड़ाई मुझे तो राजनीतिक दलों में उससे ज्यादा अच्छी समरसता है और दोस्ती है हाँ, और लोगों में है। आप पत्रकारिता की बात आपने चलिए, आप खुद पत्रकार रहे, थोड़ा सा मोदी जी का एक बहुत शुरुआती इंटरव्यू जो कि मीडिया वीडियो पे अवेलेबल है, वो आपने किया था जब बतौर पहला पत्रकार, इंटरव्यू, पहला पहला इंटरव्यू टेलीविजन था। इंटरव्यू। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मोदी जी को आप जब इंटरव्यू कर रहे थे, बाय द वे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उस इंटरव्यू में मोदी जी ने अपनी शिक्षा के बारे में बताया था कि मैंने कोई खास पढ़ाई लिखाई नहीं की है, और वो रेवलेशन राजीव जी के इंटरव्यू में था। तब आपने जिस नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था और अब आप उनको वहां देखते हैं, तो कैसे आकलन करते हैं मोदी जी का? नहीं, मैं यही आकलन करता हूँ कि तब भी उनके अंदर एक उत्साह था, एक ललक थी नई नई चीज़ें सीखने की। तब उस इंटरव्यू उन्होंने कंप्यूटर की बात की थी, मुझे याद है, और अपनी शिक्षा के बारे में बताया था कि हमने हाई स्कूल पास किया था, क्योंकि वो घर छोड़ दिया था उन्होंने। बाद में संघ के किसी अधिकारी के कहने पर उन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो सारी बातें उन्होंने उसमें बोली थी। इंटरव्यू उनका पहला इंटरव्यू था, बहुत पॉपुलर था उस समय। वो पार्टी का संगठन का काम देखते थे, और ये किसी भी तरह की चुनावी राजनीति से एकदम अलग थे। उन्होंने कहा भी था कि मैं चुनावी राजनीति में कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसा कि भाग्य होता, भाग्य उनको ने सडनली उनको मुख्यमंत्री बनाया, वहाँ से बढ़ते बढ़ते प्रधानमंत्री पहुँच गए। तो निश्चित रूप से वो भी एक यात्रा तय करके गए हैं, संघर्ष की यात्रा ये सब करके वहाँ उसमें सफल हुए, जैसा व्यक्ति के जीवन में होता है। तो अब वो अब मिलते हैं तो उनको वो बातें याद हैं? नहीं, बिल्कुल आपसे याद हो, कभी- बिल्कुल याद है। हम जब कभी पार्लियामेंट में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। और रूबरू के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि शुरुआती वो वीडियो का ऐसा फॉर्मेट था जिसमें मुझे लगता है कि उस समय का कोई बड़ा नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक के उसमें इंटरव्यू आपने किए थे। वो जो आइडिया आया रूबरू कैसे एक पत्रकार के तौर पर उसको सामने लाने का, लोग देखिए, मैं कहूँगा कि वो आइडिया था कि जिसमें हम सिर्फ इंटरव्यू ना दें, है ना। उसमें हमने 4 कंपोनेंट रखे थे, जिसमें इंटरव्यू चलता था, बेबाकी से सवाल भी था, फिर उस व्यक्ति के बारे में बताते थे जी, है ना। फिर हम जो है उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसके विजुअल्स भी लेते थे जी। अगर किसी को कुकिंग का शौक है तो खाना बनाते हुए, हैं, जैसे अटल जी के बाल कटवाते हुए सब फोटो था। व्यक्तिगत बिहाइंड द सीन, व्यक्तिगत वो एक सेगमेंट था उसमें, तो वो सब दिखाते थे कि कैसे लालू यादव जो है मछली पका रहे हैं, कैसे क्या, सब वो ये दिखाते थे। और फिर एक उसमें हिस्सा जो था, एक सेगमेंट ये था, उस व्यक्ति के बारे में लोगों की राय, तो उनके जो जानी दुश्मन होते तो उनकी भी राय लेते थे, और जो दोस्त होते तो उनकी भी राय लेते थे। तो 4 सेकंड में था, इसलिए वो बहुत पॉपुलर हुआ। और उसमें हमने देश के बाद उसको विदेश भी हम ले गए। हमने पाकिस्तान के भी, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, सबके इंटरव्यू के। राष्ट्रपति KR नारायण थे, राष्ट्रपति का भी इंटरव्यू नहीं देता था, उनको मैंने तैयार किया और उनका इंटरव्यू किया। वहाँ से वो परंपरा चालू हुई राष्ट्रपति के इंटरव्यू की, वो भी मैंने किया। दलाई लामा का भी इंटरव्यू किया। तो इसलिए इसको जो है काफ़ी प्रोग्राम पॉपुलर हो गया था। तो अभी आपने बीच में एक बात कही थी कि पत्रकार नेताओं से ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, आपस में ज़्यादा गुटबाजी कर रहे हैं, उनकी समरसता खत्म हो गई है। आपने दोनों फेज देखा, बतौर राजनेता आपने काम किया, बतौर पत्रकार काम किया। कौन आसान काम लगा, और कोई अच्छा बुरा, कोई जजमेंट आपका कि यार ये वाला अच्छा था या वो वाला नहीं, बुरा? देखो, काम कोई आसान नहीं होता। आप कितना एंजॉय करते हैं आपके ऊपर है। हमें तो दोनों अच्छे लगते थे। अभी भी जब मन होता है तो मैं थोड़ी थोड़ी पत्रकारिता भी कर लेता हूँ, कॉलम लिख लेता हूँ जी हैं, ये यूट्यूब पे भी अपना ये डाल देता हूँ। और न्यूज़ चैनल न्यूज़ 24 है, वो अनुराधा जी देखती हैं। अगर वो कोई इसमें मांगती कि भाई तुम ये दे दो, तो हमारे पुराने इंटरव्यू उसमें चलते हैं वहाँ पे। तो वो जो है काम सब ठीक है जितना भी, लेकिन आप कैसे उसको करते हैं, कितनी जिम्मेदारी से और कितने आगे तक उसको ले जाते हैं, इस पर सिर्फ बात होती है। लेकिन यहाँ ये बात आपकी सही है, मुझे ये बात बड़ी बुरी लगती, पुराने पत्रकार नाते कहीं अंदर अभी भी पत्रकारिता का कीड़ा है, कि जो पत्रकार के साथ भयानक जो आपस में द्वंद्व, आलोचना और धुआंधार एक दूसरे का चल रहा,
जैसा नेताओं में होता था वैसे ही गाली गलौज आपस में भूमिकाएं पत्रकारों बदल में गई हैं। हाँ, वो एक बड़ा परिवर्तन मैं देखता हूँ। मैं आपको पहले के ज़माने का बताऊँ, जब प्रिंट मीडिया का दौर होता था कि 100 जर्नलिस्ट बैठे हैं और अगर किसी ने ऑफ द रिकॉर्ड बोल दिया कि मैं ये ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, वो फिर वो कभी नहीं बाहर नहीं छपती जाती थी, बाहर नहीं जाती थी कभी। अब क्या वो वसूल है? आप ऑफ द रिकॉर्ड कह के क्या आप बच सकते हैं? वो और तेजी से बाहर चली जाएगी। ठीक बात। तो ये जो प्रोफेशनल एथिक्स थे उन पे एक बार गौर करना पड़ेगा पत्रकारों को। ठीक बात है। पत्रकारों अरे को मैं तो बताता हूँ कि पत्रकार छिपाते थे कि मैं फला मंत्री को जानता हूँ या उससे मेरी दोस्ती है, और अभी फोटो उसकी लगाने का आलोचना चलन की है। जाती थी कि अगर कोई किसी का क्लोज है तो उसको बहुत आलोचना होती थी। प्रेस क्लब में सब छुपा के बैठते थे, कौन किससे जान पहचान, कोई बताता नहीं था, ये बुरा माना जाता था। अब आज के दौर में ये गौरव का विषय है। तो पत्रकारों को तो आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा आत्ममंथन करने की जरूरत है, लेकिन नेता, जिसका इशारा आपने शुरू में किया कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद मीडिया के साथ जो सरकारों का और नेताओं का रवैया, उसको भी बड़े नए सिरे से मुझे लगता है कि सोचने की जरूरत है कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए यही रवैया होना चाहिए जिसमें डंडा लेकर हाँकने वाली प्रवृत्ति दिखती है, एफआईआर नोटिसेस ये भी एक है। तो इन दोनों चीज़ों में मतलब मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को अपने अपने रवैये को थोड़ा थोड़ा उसकी ज़रूरत है। एक संतुलन की आवश्यकता है और सामंजस्य की आवश्यकता है और मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड्स की भी जरूरत है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री को। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।